सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का शीर्षक है भगवान भरोसे देश। दरअसल इसलिए कहना पड़ रहा है कि अब जिस रफ्तार से कोरोना महामारी का संक्रमण बढ़ रहा है, उसकी तुलना में सरकार की सतर्कता और कदम उतने ही कम होते दिखाई दे रहे हैं। देश में संक्रमण का आंकड़ा 67,000 के पार जा पहुंचा है, जिसमें बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की डिस्चार्ज पॉलिसी में ढील दी गई है। देश में प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए ट्रेनें चलाने का ऐलान तो है, मगर कई राज्यों को 10-10 दिन बाद तक एक ट्रेन भी नहीं मिल पा रही है। सरकार मजदूर गरीबों की राहत के लिए हजारों करोड़ों के पैकेज की बात करती है, लेकिन बावजूद इसके लाखों मजदूर भूखे प्यासे पैदल चल रहे हैं। लॉकडाउन में राहत के दौरान शराब की दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद खोलने से संक्रमण का खतरा दिखाई देता है। ट्रेनों में बुकिंग के लिए समय घोषित किया जाता है और जब वक्त आता है तो वेबसाइट हैंग हो जाती है। बाजार की दुकानों को खोलने के नियमों में इतना विरोधाभास है कि इसे समझने में कारोबारी ही परेशान है। यानी समझना मुश्किल है कि आखिर व्यवस्था क्या है। जाहिर है इस देश में नेताओं को ही भगवान मानने का रिवाज सा है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखकर लगता है कि देश नेता नहीं बल्कि भगवान भरोसे चल रहा है। और इसी अहम सवालों के जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। चर्चा में 4 खास मेहमान पूरे देश से हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनके साथ चर्चा शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि शासन के समर्थक को जनता पसंद नहीं और जनता के पक्षपाती को शासन। इन दोनों का प्रिय कार्यकर्ता दुर्लभ है। पंचतंत्र में जो यह कहा गया है वो मौजूदा परिस्थितियों में विवेचन का विषय है कि आखिर किस आधार पर देश चले। देश में जो फैसले हैं, अपने ही फैसलों को जब बदल दिया जाता है तो पहला वाला फैसला भी सही बताया जाता है और आज का फैसला भी सही बताया जाता है। जैसे अभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का मंथन चल रहा है और उसमें यह बात हो रही है कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। यह चर्चा तब हो रही है जब रेलवे के द्वारा यह घोषणा की जा चुकी है कि हम कल से अपनी रेलें शुरू कर रहे हैं। जब लॉकडाउन 17 मई तक का था तो ये रेलें कल से शुरू क्यों हो जा रही हैं? और इसीलिए यह पूछना पड़ रहा है कि आखिर देश किस भरोसे चल रहा है। और इस चर्चा में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के विचार केंद्रित राजनीति करने वाले प्रभा झा, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और मंत्री रविंद्र चौबे भी इस चर्चा में हिस्सेदारी करने के लिए मौजूद हैं। हरियाणा में जिनके समर्थन से सरकार अस्तित्व में है, ऐसे निर्दलीय तौर पर विधानसभा में दाखिल हुए तेज तर्रार नेता रणजीत सिंह चौटाला जी भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। और विपक्ष की मुखर आवाज समझे जाने वाले भोपाल क्षेत्र के तेज तर्रार विधायक आरू मसूद भी आज इस चर्चा में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। बड़ी कठिन परिस्थितियों में हम ये चर्चा कर रहे हैं क्योंकि देश बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। और चर्चा की शुरुआत हम प्रभा झा जी से करते हैं। प्रभा झा जी से चर्चा इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, और उसका ऐसा मानना है कि आज तक नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता हुआ ही नहीं। उनके संदर्भ में जैसी भावनाएं कार्यकर्ताओं में दिखती है तो वो भक्त और भगवान के रिश्ते की दृष्टि से भी देख ली जाती है। तो उन्हीं प्रभा जी से जानना चाहता हूं कि जिस समय पर इस देश में बमुश्किल 3 की संख्या में आंकड़े थे संक्रमण के, तो आपने दुनिया भर की पाबंदियां देश में लागू कर दी, इस भरोसे के साथ में कि इसके साथ आप संक्रमण रोक लेंगे। और जब पहली बार राष्ट्र के नाम संबोधन दिया आपके नेता ने तो कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिन का हुआ था, ये 21 दिन के युद्ध में हम कोरोना को जीत लेंगे। 21 दिन की जगह 47 दिन हो गए। जो बमुश्किल 200-300 का आंकड़ा था 67,000 के पार पहुंच चुका है। जो फैसले नियंत्रण के नाम पर आपने लिए थे, आज उन्हीं फैसलों से आप पलटते दिखाई दे रहे हैं। देश समझ नहीं पा रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा रोशनी आप ही डालें, क्योंकि उस पार्टी के विचार के जो केंद्र बिंदु रहते हैं उनमें से एक आप रहते हैं। आपसे रोशनी की उम्मीद है। देश असमंजस में है। शायद आपका उद्बोधन उन शंकाओं का, उन आशंकाओं का समाधान कर सके जो पूरे देश में पसर गया है। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम सब भगवान के भरोसे ही हैं जी, और चर्चा का विषय आपने अच्छा रखा है जी, लेकिन भगवान के भरोसे भी कर्म तो करना पड़ेगा जी। और ये कोई प्रायोजित या आयोजित बीमारी नहीं है।
ये नीति और विधि का विधान हुआ है, अचानक से आया है, सब जगह पूरे 173 देशों में चल रहा है और भारत की आबादी 130 करोड़ है और ये ऐसी बीमारी है हिमांशु जी जिसमें हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा। इसकी बीमारी के डॉक्टर भी हम हैं और हिफाजतकर्ता भी हैं, सतर्क भी हमको ही रहना पड़ेगा। सरकार तो स्थितियों का जायजा करती है, स्थितियों पर देखती है और उस हिसाब से जो सरकार को करना है वो करेगी, लेकिन सरकार से बड़ी जनता से सरोकार है इस बीमारी का। अब आपने कहा कि जब 3 लोग थे तब स्थितियां उस समय कैसी थी? उस समय लॉकडाउन बहुत आवश्यक था, दूसरा भी था, तीसरा भी था। जनता को आज फिर से स्थितियां स्टेप बाय स्टेप लाना पड़ेगा, क्योंकि शिथिलता के दौर में अगर देश चला जाएगा तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, देश को तो चलाना ही है। लेकिन जिंदगी के पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा जान है तो जहान है, फिर उन्होंने कहा जान है तो जहान भी है, और धीरे धीरे लोगों की मानसिकता और आज जो सबसे बड़ा मनोविज्ञान है, आज हर व्यक्ति समझ गया कि इससे तो बचना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, अपनी कार्य पद्धति बदलनी पड़ेगी। और आज प्रत्येक व्यक्ति को, ये कोई एक दिन की नहीं है कि कल सरकार ने कह दिया लॉकडाउन खत्म तो बीमारी खत्म हो जाएगी, ये कोरोना खत्म हो जाएगा। जिस कोरोना का वैक्सीन हिमांशु जी अभी तक तैयार नहीं हो पाया, वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, उसको कैसे नियंत्रण करेंगे आप? अभी देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव में इसका फैलाव नहीं हो, इसकी चिंता करना चाहिए। मजदूर पेट के लिए जाते हैं बाहर और वो घबरा गए, तो उनका भी मन टूटा है कि नहीं यार, अपन गांव ही चलो, माता पिता से मिलो, पत्नी से मिलो, बच्चों से मिलो, रोजी रोटी के लिए गए हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को बधाई दी है कि उन्होंने अपने अपने स्तर पर सब अच्छा काम किया है और संघीय प्रणाली का बहुत शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं, इस देश में वोट बोध, मत बोध की बहुत तेजी से चर्चा होती है। मत का बोध तो सबको है, वोटर सेंस, लेकिन सिविक सेंस, नागरिक बोध, आज नागरिक बोध से हम सब सतर्क हुए हैं, नागरिक बोध जगा है, लोग समझ रहे हैं। इसीलिए अभी देखिए 15 ट्रेनें शुरू की हैं, धीरे धीरे उसमें से ये भी कहा कि अपना बिस्तर लेकर आइए, और उसके बाद धीरे धीरे सब, अभी मेट्रो जो दिल्ली में चलता है उसके सैनिटाइजेशन हो रहा है, वो भी शुरू होने की स्थितियां बन रही हैं। मेरा कहना है कि ये विपदा लाई नहीं गई है, आई नहीं, अपने आप आई है। ये कुछ हुआ है ऐसा जो विश्व में वैश्विक महामारी कह रहे हैं हम इसको, और इसलिए हम सबको मिलजुल कर राजनीति से ऊपर उठकर हर नागरिक की, देखिए दिक्कतें तो होंगी। प्रभा जी, मैं आपको बीच में रोकता हूं। भरोसा टूटा हुआ। प्रभा जी, मेरे 2-3 सवाल है क्योंकि मेरा प्रश्न अनुत्तरित रह जा रहा है इतनी लंबी चर्चा के बाद भी। एक तो भाजपा के पास में 2 दलीलें बहुत अच्छी होती हैं। एक दलील तो यह कि जब भी सरकार से कुछ अपेक्षा करो तो वो तुरंत नागरिकों से अपेक्षा पे आ जाते हैं, एक। और दूसरा, जब भी आप लोगों से अगर बात की जाए तो उसके अंतर्गत भी दलीलें हमेशा सिद्धांत के आधार पर दे दी जाती है, व्यवहार के आधार पर नहीं। मेरे आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल हैं प्रभात जी। अगर यही सब करना था, ये ट्रेनें ही चालू करनी थी, मजदूरों को अगर घर तक पहुंचने ही देना था, तो लॉकडाउन किया क्यों? इन 47 दिन में देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। हम जो बमुश्किल 3 अंकों में हुआ करते थे 67,000 पे पहुंच गए। जानना केवल इतना चाहता हूं प्रभात जी, आपके अनुभव के आधार पर, 4 दशक से ज्यादा की तो आपकी पत्रकारिता का अनुभव है, कि 67,000 पर पहुंचने पर ऐसी क्या उपलब्धि आ गई जिसके कारण सब कुछ खोल दिया जा रहा है? पहले बात की जाती है कि 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा, 2 बार नेगेटिव टेस्ट आएंगे तब आपकी छुट्टी होगी, तब माना जाएगा कि आपको कोरोना नहीं है। अब आपने कह दिया कि सामान्य लक्षणों के अंतर्गत तो टेस्ट की जरूरत भी नहीं, और एक टेस्ट नेगेटिव आएगा तो इतने पे हम डिस्चार्ज कर देंगे। दिख ये रहा है कि सरकार हाँफ रही है, सरकार हार रही है, और अब जनता को उसके अपने भरोसे पे छोड़ रही है। इसीलिए हमें कहना पड़ा कि क्या भगवान भरोसे अब देश चलेगा? ये मेरे सवाल है। सवाल ही नहीं है, इस जनता ने पूरी तरह से, देखिए सरकार को जो करना था सरकार लगातार कर रही है। मैं आप आंकड़े गिनाऊं, आपके डिबेट में अक्सर सुनता हूं, हमारे प्रवक्ताओं ने अनेक आपको सब आंकड़े बताए कि हमने 8 करोड़ सिलेंडर दिए, किसानों को ये दिया, 1 करोड़ 78 लाख रुपए बांटे, गरीबों में 83 करोड़ खाद्यान्न हमने लोगों को बांटे, ये सब का है। मैं उसके बावजूद कह रहा हूं, सरकार अपने आप में खड़ी है, हर जगह आपको सरकार मिली है। और ये मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी ने तीनों लॉकडाउन में जनता को सतर्क रखने के लिए ही किया है। लेकिन हर चीज का एक समय होता है। अब लॉकडाउन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हटेगा,
कुछ उसमें चिंता भी बढ़ रही है कि कहीं गांव में नहीं फैल जाए। लेकिन अब आप कहेंगे कि इतने दिन तक क्यों रोका गया? अगर इतने दिन तक नहीं रोकते तो आज क्या हालत हुई अमेरिका की, आज क्या हालत हुई है इटली की। हम निश्चित तौर पर पहले हम थे 2000-4000 पे थे, आज हम 67,000 पे हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो रेशो है वो उन राष्ट्रों से बहुत कम है। हमारी कोशिश है कि हम इन सब चीजों में रुकें, थमें, और आज भी जो दर है 31.7% दर है लोगों के ठीक होने का। ये हमारे लिए निराशा का विषय नहीं है, ये आशा का विषय है। देखिए इतना बड़ा देश है और ये देश में जब तक लोग खड़े, आप कहते हो कि आप कह देते हो समाज का, तो समाज के बिना सब अधूरा है। और आज मैं आपको गर्व के साथ कहता हूं 32 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे समाज के लोग सेवा में लगे हुए, पूरे भारतवर्ष के। हमारे 700 से अधिक जिले हैं संगठनात्मक, 15,000 से अधिक मंडल है, कोई बैठा नहीं है अपने अपने क्योंकि राष्ट्रीय कर्तव्य है ये। आज आप भी क्या, आपके मन में भी कोई मेरा सरकार को लेकर सवाल है। प्रभा जी आप संगठन की दलीलें देने लगे, लेकिन मैं आपके पास फिर लौटूंगा। मेरे साथ रविंद्र चौबे हैं। एक सरकार दिल्ली में है, एक सरकार प्रदेशों में है, प्रदेश के नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे साथ में रणजीत सिंह चौटाला जी भी और रविंद्र चौबे जी भी। बारी बारी से मैं इनके पास आऊंगा। रविंद्र जी आपसे जानना चाहता हूं, किस भरोसे के साथ में देश की जनता रहे? एक राज्य से पास लेकर निकल रहे हैं, दूसरे राज्य की सीमा पर रोक दिए जा रहे हैं। आज आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं विवेक तनखा जी, उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश से सैकड़ों लोग आपके ही अपनी सीमा पे, छत्तीसगढ़ की सीमा पे अटके हुए हैं, 250 से ज्यादा छात्र हैं। ये कुल मिला के स्थिति देश के अंदर देखने को मिल रही है, प्रदेशों में देखने को मिल रही है। अभी रविंद्र चौबे, ये प्रभा जी हमें दलील दे रहे थे 1,70,000 करोड़ का पैकेज। क्या दिया आपने 1,70,000 करोड़ के अंतर्गत? आप कह रहे हैं कि 84 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त राशन दिया। देश में पहले से व्यवस्था है, व्यवस्था के अंतर्गत आप छत्तीसगढ़ में 1 रुपए किलो चावल के हिसाब से 35 किलो चावल हर परिवार को दे रहे थे। 35 रुपए नहीं ले रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। हर परिवार के हिस्से में 35 रुपए महीने में, 3 महीने के 105 रुपए, इसे उपलब्धि मान रहे हैं। जानना चाहता हूं कि क्या वाकई सरकारें उस भूमिका में है जो जनता को जरूरत थी? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गांव में महामारी नहीं फैले। आप तो स्वयं गांव देहात की राजनीति करते हैं रविंद्र जी। हजारों की संख्या में मजदूर आपके द्वारा साधन उपलब्ध न कराए जाने के कारण पैदल घसीटते हुए, रगड़ते हुए गांव में पहुंच रहे हैं। कहां रोक लेंगे? क्या रोक लिया सरकार ने? जवाब जानना चाहते हैं। आदरणीय हिमांशु जी, 2 बातें हैं। आज आपने शीर्षक रखा देश भगवान के भरोसे। मुझे लगता है 47 दिन के लॉकडाउन में आपको भी थोड़ा निराशा की ओर जाने का मूड कर रहा है, लगता है। देखिए ऐसा है, ये हिंदुस्तान का प्रजातंत्र है, कुछ बातें हो सकती हैं, भगवान के भरोसे तो हम सब हैं, लेकिन सरकारों का जो काम है वो सरकारों को करना है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं बाद में आऊंगा। आदरणीय प्रभात जी कह रहे थे कि सब जगह केंद्र की सरकार दिखी, सब जगह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिखी। मुझे लगता है भ्रमित है सरकार दिल्ली की। मुझे लगता है दिल्ली की सरकार को निर्णय लेने में अनिर्णय की स्थिति है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति जिसको कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़ सरकार बन चुकी है दिल्ली की सरकार। अगर सरकार हर जगह दिखती तो क्या औरंगाबाद के पटरी में हमारे 16 मध्य प्रदेश के मजदूर मारे जाते, सरकार वहां दिखती? एक गर्भवती माता अपने छोटे से बच्चे को कंधे पे उठा करके मौत का 300-300 किलोमीटर आंकड़ा पार करती, तो क्या वहां सरकार कहीं दिखी? लोग तरस रहे हैं एक एक दाना खाने के लिए, तो कहीं सरकार दिखी? और 1,70,000 करोड़ की अगर आप बात कर रहे हैं तो केवल पेट्रोलियम पदार्थों में आपने जो टैक्स की वृद्धि की, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया आपने जनता से वसूल दिया, और उसके बाद भी आप कहां किसी गरीब के साथ खड़े दिखाई देते हैं? कहां किसी उद्योग में आप खड़े दिखाई देते हैं? कहां आप मजदूरों के साथ खड़े दिखाई देते हैं? कहां आप ग्रामीण क्षेत्रों में खड़े दिखाई देते हैं? कहां आप किसानों के साथ खड़े दिखाई देते हैं? मुझे नहीं लगता। ट्रेन के चलाने के बारे में आपने एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि जब आंकड़े 3 इकाई तक था तब देश में सारी लाखबंदी की गई, आज 67,000 पार हो गया है। बहुत स्वाभाविक है आपका प्रश्न, लेकिन जरूरी है आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए हमारे दुकान खुले, व्यापार खुले, हमारे संस्थान खुले, हमारे उद्योग धंधा खुले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है
केंद्र सरकार के जो सारे निर्णय हो रहे हैं, एडवाइजरी जारी हो रही है, उसमें इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपने कहा, हमारे साथ बैठे हुए आदरणीय आरिफ भाई बैठे हुए, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बातें होती, राजस्थान सरकार ने बढ़ते हुए आंकड़ों को रोका, मौत के भी आंकड़े रुके, प्रतिशत वहां कम हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में राजस्थान की तुलना में मध्य प्रदेश में आंकड़े क्यों बढ़े, मध्य प्रदेश में मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ा? और छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में हम सब कुछ रोकने में सफल हुए। मजदूरों के आने के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की है कि कोई स्टेट के मजदूर आ रहे हैं, उनकी जांच होगी, टेस्टिंग होगी, मेडिकल चेकअप किया जाएगा, उसके बाद उसको एंट्री होगी। अगर दूसरे राज्य के मजदूर हैं तो उनको ले जाने की व्यवस्था होगी, हमारे राज्य के मजदूर हैं तो उनकी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था होगी। इसीलिए छत्तीसगढ़ में आंकड़ा रुका हुआ है। हम लोगों ने पहले ही लॉकडाउन किया, हम लोगों ने पहले ही सब कुछ प्रतिबंधित किया। छत्तीसगढ़ में इस महामारी को बढ़ने देने में छत्तीसगढ़ की सरकार सफल रही है। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है, पूरे देश के बारे में अगर ऐसी बातें हो रही है तो केंद्र सरकार इसमें सफल नहीं हो पा रही है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे दो सवाल आपसे हैं। एक सवाल जो मैंने पहले पूछा उसका उत्तर मुझे नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सीमा पर जो तमाम लोग आ रहे हैं, अपने अपने राज्यों से, अपने अपने जिलों से विधिवत पास लेकर, उन्हें भी आप घुसने नहीं दे रहे हैं। ये कौन से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत या संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संचालन है? आज आपके ही नेता विवेक तनखा जी ने बाकायदा ट्वीट करके इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया कि ये ठीक नहीं है। एक, इस पर आपसे उत्तर अपेक्षित। दूसरा जानना चाहता हूं, ये कौन से भ्रम की स्थिति है? रविंद्र जी, आप तो बुद्धिजीवी भी हैं और जन नेता भी हैं, दोनों का आप अद्भुत सामंजस्य है। ये किस तरीके की व्यवस्थाएं आप बना रहे हैं जिसके अंतर्गत मांस, मटन, मछली, चिकन ये 7 दिन दुकानें खुलेगी, लेकिन किराना की दुकान वो 3 दिन खुलेगी, शराब की दुकानें 5-5 दिन खुलेंगी, लेकिन जूता चप्पल इनकी दुकानें 2 दिन खुलेंगी, और मंदिर मस्जिद खुलेंगे ही नहीं। क्या तंत्र है, क्या व्यवस्था है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या ही ये जन सरोकार है? और क्या यही जन संवेदना के संदर्भ में सरकारों का आचरण है? इस पर आपसे उत्तर अपेक्षित है। दो बहुत गंभीर बातें आपने कही। आदरणीय विवेक तनखा जी के एक ट्वीट पे आपने प्रश्न किया। छत्तीसगढ़ की सारी सीमाओं में हमने व्यवस्था कर रखी है। कुछ ऐसे लोग, आपने कोटा के हमारे स्टूडेंट के बारे में कहा, हम लोगों ने उनको उनके घर तक पहुंचाया, क्वारंटाइन करने के बाद पहुंचाया, बस की व्यवस्था करने के बाद पहुंचाया। मजदूर जो आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, अलग अलग बातें हैं। जहां ग्रीन जोन से अगर मजदूर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो उसको टेस्ट करके हम लोग अपने क्वारंटाइन सेंटर में रखने के बाद उनको घर पहुंचाने की जवाबदारी हम लोगों की है, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन ऐसे शहर जैसे पुणे से लोग आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच की जा रही है, किसको आने की, किसकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है, किसको कहां रखा जा सकता है, आइसोलेशन कैसे किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ को कोरोना से बचाना है तो ये व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी और ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और जहां तक दुकानों के सवाल है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपके साथ में जब बैठा हुआ था तब भी मैंने ये बात कही। सबसे पहली बात तो ये है कि देश की सरकार ने निर्णय गलत लिया, समय बहुत गलत था। अगर आपने 21 दिन लॉकडाउन किया और शराब की बंदी की थी तो आपने एडवाइजरी जारी किया, उसमें तत्काल शराब की दुकान को खोलने का निर्णय आपने क्यों लिया? उसी दिन एडवाइजरी आप जारी कर देते। हम केंद्र की एडवाइजरी मानने के लिए बाध्य हैं। अगर वो एडवाइजरी जारी कर देते कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, मतलब राज्य सरकारें खोल नहीं सकती थी। और बाकी आपने कहा कि जूते की दुकान बंद है लेकिन मटन की दुकानें खुली हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे व्यवस्था है। केवल रायपुर की ये बात हो रही है क्योंकि ये रेड जोन का इलाका है। इसलिए हम लोगों ने चैम्बर के लोगों से, व्यापारी प्रतिनिधि मंडल से, औद्योगिक संस्थाओं से और जो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं उनसे चर्चा किया है। जो बातें आपने अभी कही है, निश्चित रूप से कुछ दुकानों को ऑड एंड इवन अलग अलग तारीखों में खोलने का, अलग अलग दिनों में खोलने का, कुछ दुकानों को कम दिन खोलने का, कुछ दुकानों को ज्यादा दिन खोलने का, ये निर्णय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक में हुई है। लेकिन आपने ध्यान आकर्षित किया, आज कुछ प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ आया हुआ था। हम लोग उसको बहुत व्यवस्थित करने के फिराक में हैं, लेकिन हम देश की सरकार से चाहते हैं
कि इस बात का उत्तर तो मिलना चाहिए, जब एडवाइजरी वो जारी करते हैं तो मंदिरालय खोलने के लिए आदेश क्यों और मंदिर खोलने के लिए प्रतिबंध क्यों? इसका उत्तर तो केंद्र की सरकार ही दे सकती है ना। और जहां तक कोरोना को रोकने की बात है, हम अपने संसाधनों से छत्तीसगढ़ में कामयाब हो पाए, हम अपने संसाधनों से रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं। सौभाग्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ के अफसरान, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ का पुलिस, यहाँ का सारा प्रशासन, यहाँ का मीडिया हमारे साथ कदम से कदम मिला रहा है और हमारी मदद कर रहा है। लेकिन जिन बातों का जिक्र आपने किया, हमें भी बहुत पीड़ा है। हमारे भाई लोग 900 किलोमीटर पैदल चल के देश के एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हैं और देश के नाम संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री जी कभी थाली बजाने की बात कह देते हैं, कभी शंख बजाने की बात कह देते हैं, कभी दिया जलाने की बात कह देते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि आपके चैनल में और सारे चैनल में जो दिखाया जाता है कि गरीबों की तकलीफें क्या है, मजदूरों की तकलीफें क्या है, हमारे 40 दिन में केंद्र सरकार ने एक भी निर्णय क्यों नहीं लिया, इसका उत्तर तो केंद्र सरकार को ही देना होगा। इसका उत्तर सरकार को देना ही होगा, ये रवि चौबे जी का कहना है। मैं रणजीत चौटाला जी के पास चलूंगा, लेकिन प्रभा झा जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। 1 मिनट उनकी बात सुनते हैं और फिर रणजीत चौटाला जी से पूछने के लिए मेरे पास कुछ प्रश्न है। जी प्रभा जी। मैं हिमांशु जी 2-3 बातें कहना चाहता हूं जो रविंद्र जी ने कहा है जी। आज ही छत्तीसगढ़ में राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता था कि मैं केंद्र को दोष दे दूं या राज्य सरकार को दोष दे दूं, लेकिन अपनी वाहवाही, ये कोरोना किसी को नहीं जानती है कौन भाजपा का है, किसकी सरकार कहां है और कौन कांग्रेस का है, कौन बसपा का है, कौन सपा का है। रविंद्र जी, ये किसी को नहीं जानती है। इसलिए राजनीति से ऊपर उठना और विषय के तर्क पर बात करना। क्या रमन सिंह जी ने जो आज कहा है कि 30,000 लोग पैदल आए हैं, क्या व्यवस्था की आपने? टेलीफोन नंबर जारी कर दिए, कोई उठा नहीं रहा है। क्या आपने अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कि हम शराब नहीं बेचेंगे, शराब बंदी करेंगे? कि आप छोड़िए केंद्र की बात, आप तो घोषणा पत्र में चुनाव में गए थे कि हम शराब बंद करेंगे, शराब बंदी होगी छत्तीसगढ़ में। क्या किया आपने? ऐसा आरोप मत लगाइए, अच्छा नहीं लगता। इस समय कोरोना से लड़ना है, हम आपस में नहीं लड़े, वैचारिक लड़ाई हम बाद में लड़ेंगे, अभी तो कोरोना से लड़ना। रविंद्र जी, हम सब कदम से कदम मिलाकर देश के साथ, प्रदेश के साथ एक साथ मिलकर, जैसे ही सरकार के ऊपर सवाल उठाओ तो प्रभा जी दलील दे देते कि इस समय सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर इस समय सियासत नहीं होगी तो किस समय सियासत होगी? जब जनता के हितों के अनदेखी हो, जनता परेशान हो, जनता हैरान हो, जनता हलाकान हो, उस समय पर अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा और उसको उठाएगा इस शब्दों को आप तो कभी भी देशद्रोही करार देते हैं, तो ऐसी स्थितियां हमेशा कैसे स्वीकार की जाएंगी? आरिफ मसूद जी भी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, हालांकि मुझे जाना रंजीत चौटाला जी के पास है, लेकिन आरिफ मसूद जी की बात सुन लेते हैं। जी आरिफ भाई। नहीं, मैं पहले तो प्रभात जी का, रंजीत जी का और मेरे बहुत बड़े भाई और गुरु रविंद्र चौबे जी का आज धन्यवाद देता हूँ। प्रभात जी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता है और हमारे बड़े सम्मानीय। लेकिन प्रभात जी जो बात कह रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि वास्तव में इस समय में हम लोग दलगत राजनीति से हटकर बात करें। तो मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि हम लोग जिस समय में लॉकडाउन होना चाहिए था, उस समय में मध्य प्रदेश में विधायकों को लेने चार्टर प्लेनों से खरीद फरोख्त कर रहे थे और ला रहे थे, ले जाते, पूरे देश ने देखा। लेकिन मजदूरों को लाने के लिए यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं दिया। तो मैं चाहूंगा कि प्रभात जी आप जरूर इस पर बात करें कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मजदूरों को लाने के लिए कुछ नहीं किया। और निश्चित रूप से लॉकडाउन के समय जो पहले हो जाना चाहिए था, जो डिले हुआ है, आज उसका कारण ये बना है। और मैं ये बात भी आपके बीच कहना चाहता हूं कि हमने करोड़ों रुपए के कर्ज माफ कर दिए अभी, लेकिन हमने गरीबों को कुछ नहीं दिया। ईएमआई कही थी, ईएमआई की तमाम किस्तें भरी जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब हम कंपनियों से भी कर रहे हैं अनुरोध। तो मध्यम वर्ग का व्यापारी के ऊपर तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपके यहाँ कोई कामगार है तो उसको आप पैसा दें, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो दूसरी कंपनियां, वो एजेंसियां बराबर भरपूर लगातार सबके पैसा वसूल रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य की किट हमारे पास नहीं है, स्वास्थ्य की एक किट हमारे पास नहीं है। मैं भोपाल में बता रहा हूँ, मेरी विधानसभा भोपाल रेड जोन में है, सबसे ज्यादा मेरी विधानसभा के केस थे। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है कि मैं शुरू दिन से ये कहता आ रहा हूँ, 4 बार मैंने वीडियो पे अपनी क्लिपिंग भेजी, 4 बार मैंने लिख के दिया कि देखिए आज आप टेस्ट कर रहे हैं और 5 दिन तक आपकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है, और 5 दिन बाद जब आप टेस्ट की रिपोर्ट देते हैं तो वो व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है। जब वो व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो 5 दिन में कितने लोगों के कांटेक्ट में आया, इसका कौन जिम्मेदार होगा? फिर उसके बाद जब उसके परिवार को फिर किया जाता है, उसको तो भेज दिया जाता है अस्पताल,
और परिवार को जब टेस्ट किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट फिर 3 दिन बाद भेजी जाती है। तो 8-8 दिन अगर वो व्यक्ति संक्रमित हैं और वो मिल रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसका पूछने वाला कोई नहीं है। 500 रुपए गरीबों के खाते में डाल के मुख्यमंत्री जी वाहवाही ले रहे हैं। हम देख रहे हैं मजदूर मरने की न्यूज आ रही है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कह रहे हैं, प्रभात जी आपने भी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बड़े भोलेपन से कहा मुझे आज बड़ा दुख हुआ, और वहीं पर हमने उसी पेपर में पढ़ा कि उसके बाद कह रहा है 24 सीटें जीतने के लिए प्रयास करें कार्यकर्ता, इकट्ठा हो कार्यकर्ता। तो इससे ये साबित होता है कि कोरोना से निपटने के बजाय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिर्फ एक चिंता है कि किस तरह से 24 सीटें जीत ली जाएं। इन्हें देश के नागरिकों की चिंता नहीं है, ये मैं आपके बीच कहना चाहता हूं। इन्हें नागरिकों की चिंता नहीं है, ये आरिफ मसूद जी का कहना है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस का तो दर्द ही इस बात को लेकर है कि जब कोरोना से निपटना था तब पूरा तंत्र उनकी सरकार को निपटाने में लगा था। यह दर्द जब तब अभिव्यक्त हो जाता, आज आरिफ मसूद जी का भी अभिव्यक्त हो गया। मैं इसका उत्तर लेने के लिए प्रभात जी के बाद में जाऊंगा, लेकिन संजीदगी से बात करने के लिए मेरे साथ रंजीत चौटाला जी हैं। चौटाला साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि वर्तमान में सरकार पीछे क्यों हट रही है? जब लॉकडाउन 3 घोषित किया गया तो क्यों सरकार ने लॉकडाउन के रहते हुए ये रेल चलाने का फैसला लिया है? या तो रेल चलाने का फैसला गलत है या लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ाने का फैसला गलत है। एक सवाल ये। दूसरा ये, जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा आज होनी थी तो क्यों नहीं फैसला लेने से पहले ये चर्चा की गई? तो लगता कि वाकई एक संघीय व्यवस्था देश में है, फैसले आप पहले लेते हैं, चर्चा के लिए बाद में बैठते हैं। इसीलिए लोग महसूस करते हैं कि इन फैसलों में जन भागीदारी नहीं है, सामूहिक नेतृत्व नहीं है। दूसरा सवाल ये। और तीसरा सवाल ये कि केंद्र सरकार कब तक मात्र 1,70,000 करोड़ का हवाला देगी और बताएगी उसने बहुत कुछ कर दिया। देश के उद्योगपति, देश का व्यापारी, देश के तमाम कर्मचारी अपने संदर्भ में राहत के लिए टकटकी लगाए देख रहे हैं। तब से केवल बात हो रही है कि हाँ, हम जल्दी ही पैकेज देंगे। पैकेज के नाम पे कुछ मिल नहीं रहा। 1,70,000 करोड़ को लेकर मैंने पहले ही बताया, 84 करोड़ परिवारों को राशन पहले ही मिल रहा था, आपने उसे पैकेज का हिस्सा बना दिया। दूसरा और आंकड़ा आपसे साझा करता हूं, किसानों की सम्मान निधि की घोषणा पहले से है, उसकी किस्त जो इस बार जानी थी उसको भी आपने पैकेज का हिस्सा बना दिया। क्या पैकेजिंग कर रहे हैं? देश की जनता ही मिली है आपको छल करने के लिए, देश की जनता ही मिली है ऐसी कठिन परिस्थितियों में बहकाने के लिए। आपको एक बड़ा पैकेज दिखाना था तो उसके लिए पैकेजिंग ऐसे कर दी। रंजीत जी, आप तो खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, भाजपा के कोई सक्रिय सदस्य भी नहीं है, खट्टर सरकार का हिस्सा जरूर है। उम्मीद करता हूं इन कठिन परिस्थितियों में एक ईमानदार आवाज आपके माध्यम से देश की जनता को सुनने को मिलेगी। क्या कहेंगे आप? मैं ठीक कहूंगा। मैं पहले तो आपके झा साहब का, चौबे साहब का और मसूद साहब का मैं स्वागत करता हूं। एक अच्छी चर्चा में हम सारे लोग बैठे हैं और सवाल अब पार्टी की बात का नहीं है। सवाल पहले ये आता है कि हम आपस में चर्चा करें तो देश हमें सुनना चाहते हैं। वो ये नहीं सुनना चाहता कि मध्य प्रदेश से एमएलए कब गए थे, वो ये नहीं सुनना चाहता कि सरकार इस मामले पे फेल है। लोग ये सुनना चाहते हैं कि कोरोना के मामले में हम कितने इकट्ठे होके चले, हम कितना देश को बचाने में सफल है। मैं आपकी सारी बातों का जब किसी बुक को पढ़ते हैं तो पहले प्रीफेस देखते हैं कि उसमें है क्या। शुरू में आपने चर्चा करा उस इश्यू पे आके फिर मैं आपके तीनों सवालों का जवाब दूंगा जी। पहला ये सवाल था कि भगवान के भरोसे देश चल रहा है। मैं आप सभी बैठे हैं पूरे हाउस से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया ही भगवान के भरोसे चल रही है। आप 173 देश में कौन सा ऐसा देश है जहाँ ये विश्व महामारी है जो सब जगह गई है और हर मुल्क परेशान है, हर देश का सिटीजन परेशान है। हम ये जो कोई भी हम दलील दे रहे हैं उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था उसके साथ सारी अलाइड फोर्सेज थी। उस वक्त जब अलाइड फोर्सेज भी एक दूसरे का दोस्त पकड़ के, हाथ पकड़ के, एक दूसरे की डेड बॉडी को भी पार करके उसको बचाने में लगी हुई थी। और आज हम तो कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा, एक विश्व महामारी है जिसका आपस में हमने मुकाबला करना है, बहुत तकड़े होकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। इसके लिए हम आपस में आज जो दो बातें कर रहे हैं वो लोगों को पसंद नहीं है। हमें इस पे एकजुटता होकर एक दूसरे पे उलाने, ये तो सारा जीवन पड़ा, आगे कर लेंगे। मैं आपसे बताऊं, कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज के, खाड़ी देश के जो कंट्रीज हैं उनमें डेमोक्रेसी नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज बहुत है जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ एक सिविलाइज सोसाइटी में जब आप मिल के सब लोग एक सहमति से किसी सरकार को बनाएं
तो उसका काम होता है रूल लॉ को उससे अबाइड रहे, लोगों की जीवन को सेव करे और आपस में मिलके के हम इकट्ठे होके चले। लोगों की हमसे बहुत अपेक्षा है। मैं अब तक जो हुआ उस घटनाक्रम पे कह रहा हूँ कि इन्होंने कोई रेड जोन का जिक्र कर दिया, ये कर दिया। अमेरिका में न्यूयॉर्क, आज तो अमेरिका दुनिया की वर्ल्ड पावर है, अमेरिका में न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी इतनी दुनिया में कहीं नहीं है। आप स्पेन और फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्राजील, इन सारे कंट्रीज में देखें क्या हालत हो रही है। हमारे यहाँ अगर देखें तो 135 करोड़ की आबादी है, उन सब कंट्रीज में जो इफेक्टेड है उनमें मिलके 135 करोड़ नहीं है। और उसके बाद रशिया कितना पावरफुल कंट्री था, उसमें जो चाइना बहुत बड़ी पावर थी, उसका भी क्या हालत हुई थी। तो मेरा ये कहने का मतलब कि जब ऐसे हालात हो तो हमें उस हालात में लोगों को चाहिए कि हम कैसे बचेंगे, ये कब खत्म होगा, इससे कब पीछा छूटेगा। ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि हम इसको आगे बढ़ाएं। हर आदमी सुनना चाहता है कि कब ठीक होगा। अब मैं आपकी उस बात पे आ रहा हूँ कि हमें सबको अब आपस में ये क्रिटिसिज्म किसी को अच्छा नहीं लगता, इसको बंद करना चाहिए। मैं सभी माननीय मेरे जो साथी बैठे उनसे निवेदन करता हूँ, हम बेस्ट सजेशन क्या है वो दे के हम करें। हमारे प्रधानमंत्री जी का इनके मेरे कहने से नहीं है। देखिए आपका WHO ने उनकी तारीफ करी, देखिए आपका उनका इसने क्या आपका अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने उनकी तारीफ करी, हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इसकी तारीफ करी। तो हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। हमें कोई भी सरकार बन गई है, मैं छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं सूद साहब के खिलाफ नहीं बोल रहा, उनका अपना एक व्यू है, वो अपना व्यू रखेंगे, वो जनता के प्रतिनिधि अपनी बात रखें, पर इस पे नहीं जाए कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज या इस मौके को हम भुनाने में लगे। ये काम हमें नहीं करना चाहिए था। तो दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आज देश के प्राइम मिनिस्टर तो वो है, वो नरेंद्र मोदी करके नहीं, देश के प्रधानमंत्री है, इस वक्त इलेक्टेड पर्सन नंबर 1 है। मैं थोड़ा सा इन्हें बताना चाहूंगा। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल पूरी आवाज आ रही है साहब। जी जी, मैं आपसे थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी की जो सरकार बन गई, मोदी जी को आप ये समझिए कि 1989 के बाद इतना बड़ा मैंडेट किसी को आज तक नहीं मिला। 1988 के बाद पहली बार एक आदमी को 10 साल बराबर लगातार पूरे देश ने 300 से ज्यादा सीटें दी, कभी इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला जी। मैं कांग्रेस का चर्चा नहीं करना चाह रहा, पर देखिए जब भी कोई सरकारें बनी इन्होंने कभी किसी बात का ठीक साथ दिया ही नहीं। जब पहले बार मोरारजी भाई बने तो चरण सिंह का साथ दे के सरकार गिरा दी, उसके बाद दूसरी बार जब वीपी सिंह बने तो उनकी सरकार गिरा दी, फिर चंद्रशेखर बने तो उनकी सरकार गिरा दी, फिर देवगौड़ा, मतलब मैं जितनी भी गिन लो कोई लाइन के नहीं है। पूरे देश साल में अनस्टेबिलिटी का जोर चला, उसमें 30 साल में। आज तो कोरोना से लड़ने की बात है, राजनीतिक बातें पहले हमसे गिराते रहे, अब गिराते रहे। मैं आपको बीच में रोकता हूं, ये तो बात आपने लगातार कह ली कि क्रिटिसिज्म ना किया जाए। मैं राजनेताओं की क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा, अपने सवालों के उत्तर खोज रहा हूं। मेरा आपसे उत्तर है 1,70,000 करोड़ का पैकेज क्यों ये झूठ बोला गया देश के साथ में कि 1,70,000 करोड़ दे रहे हैं। 84 करोड़ परिवारों को राशन रियायती मूल्य पर पहले ही मिलता था, बामुश्किल वो रकम 100, 200, 400 करोड़ है। आप 1,70,000 करोड़ में उसे 30-40 करोड़ गिना दे रहे हैं, क्यों? मेरा आपसे सवाल है, किसानों को सम्मान निधि 8 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए की किश्त हर 4 महीने में जानी थी, उसे इस पैकेज का हिस्सा बनाकर क्यों? तो यह जनता के साथ छलावा क्यों किया जा रहा है? आप उस पार्टी के साथ एक राज्य की सरकार का हिस्सा हैं, इसका उत्तर दीजिए ना। तब से इन्होंने बराबर सभी मुख्यमंत्रियों से ये नहीं देखा कि ये किस पार्टी का है, ये देखे कि जिन स्टेटों के चीफ मिनिस्टर वो सबसे स्टेट का 1 नंबर आदमी होता है, चुना हुआ इलेक्टेड प्रतिनिधि है, और उन सबसे उन्होंने कंसल्ट करा है। जहां जहां जिसने खुले मन से कहा कि जिसको जो मदद चाहिए मैं उसकी वो मदद करूंगा, सबको कई स्टेटें जिन्हें जरूरत भी नहीं, जो मांग रहे हैं उन्हें सब दे रहे हैं। तो ये इस तरीके के एलिगेशन ने निकाले कि अब कल आज ही उन वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसी बातें कर रहे हैं रणजीत जी। हमारे साथ में रविंद्र चौबे जी बैठे हैं, यहाँ की सरकार लगातार पत्र पे पत्र लिख रही है। रविंद्र जी आप ही बीच में हस्तक्षेप करके बताएं कौन सी मांग मान ली आपकी? जी रविंद्र जी, लगातार पैकेज मांग रहे हैं भूपेश बघेल, कौन सी मांग आपकी पूरी हो गई? दुर्भाग्य है डॉक्टर आदरणीय हिमांशु जी, दुर्भाग्य है। दोनों बातें अभी आदरणीय प्रभात झा जी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे अग्रज हैं,
उन्होंने जो बातें कही, अभी चौटाला साहब, उनका बड़ा सम्मान, उन्होंने कहा राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। देश के प्रधानमंत्री हैं, भारी बहुमत से जीते हैं। आपने कहा हम सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जितने बहुमत से जीते हैं आपकी जवाबदारी उतनी ही ज्यादा थी। अगर पेट्रोलियम पे टैक्स लगाकर 2 लाख करोड़ आपने वसूल लिया, अगर पैकेज की बात आपने कही, तो किसानों को अकेले छत्तीसगढ़ का आपको बता देता हूं, लगभग 27 लाख किसान यहां पंजीकृत हैं। आप 12 लाख किसानों को दूसरी किस्त नहीं दे पा रहे। बहुत दुर्भाग्य का मामला है। गरीबों के लिए एक योजना नहीं, मजदूरों के लिए एक योजना नहीं, यहाँ के उद्योगों के लिए एक योजना नहीं, यहाँ के छोटे छोटे जो व्यवसायी है उनके लिए एक योजना नहीं। आपने कमिटमेंट किया था कि ईएमआई को हम एक्सटेंड करेंगे, आपने कमिटमेंट किया था कि इनकम टैक्स की स्लैब को आगे करेंगे। आप कहीं तो कुछ निर्णय लीजिए। देश देख रहा है, लोगों को प्रतीक्षा है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्रियों से जब चर्चा करते हैं तो मुख्यमंत्रियों की जो मांग है, छत्तीसगढ़ ने 30,000 करोड़ का, हमने अपनी मांग आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरी बार लिखा हुआ है। हमारे यहाँ कोयले का उत्पादन होता है, उसमें आपने शेष लगाया, लगभग 4,000 करोड़ की उसकी वसूली हुई। हम उसकी मांग करते हैं। हम जीएसटी में अपने हिस्से की मांग करते हैं, रोजगार गारंटी में अपने हिस्से की मांग करते हैं, रॉयल्टी में अपने हिस्से की मांग करते हैं, माइनिंग सेस में अपने हिस्से की मांग करते हैं। और इन सब सारी चीजों को अगर आप छोड़ दीजिए तो ये कोरोना से निपटना है, देशव्यापी वैश्विक महामारी है। अभी तुलना कर रहे थे कि सारे विश्व में जहां जहां फैला है उसकी आबादी हिंदुस्तान से कम होगी। हमें विश्व से क्या लेना देना? देश की जनमत ने देश की हुकूमत आपके हाथों में सौंपी है। हम उम्मीद भी कर रहे हैं, हम अपेक्षा भी कर रहे हैं। इन सारे मामलों में, हेल्थ के मामले में आपने क्या किया? किट आप दे नहीं पा रहे, सपोर्ट आप दे नहीं पा रहे, हमको जो आर्थिक मदद है आप दे नहीं पा रहे। डॉक्टरों की व्यवस्था जैसी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर पे कर रही है उसको कर पा रही है। देश की सरकार से हमें उम्मीद करने का हक है, और छत्तीसगढ़ के लिए अगर हम मांग करते हैं तो हमारा अधिकार है। और केंद्र में हमारी सरकार है। फेडरल स्ट्रक्चर और संघीय ढांचे की जब बात करते हैं तो इस प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री जी को हमारी बात को सुनना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। देश की सरकार है, वो हमारी भी सरकार है। और हम कोई बात कहें अपने गरीबों के लिए, अपने मजदूरों के लिए, अपने देश के, अपने जनता के लिए, अपने किसानों के लिए, तो हमें तो उम्मीद करनी चाहिए। मैं चौटाला जी और प्रभात झा जी से क्षमा चाहता हूं, ये राजनीतिक बातें नहीं है, लेकिन देश की पीड़ा है। गरीबों को देख के रोज चैनल में लोग देख रहे हैं, मजदूर खाने के लिए तरस रहे। ट्रेन आपने कल से शुरू करने का निर्देश दिया, केवल रिजर्वेशन वाले उस ट्रेन में बैठ सकते हैं। गरीब मजदूर आखिर जाएंगे कहां? इस देश के वो भी नागरिक हैं। पहला अधिकार इस देश में जिनका है, उसके लिए आपको योजना बनानी चाहिए, कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। तभी तो हम आपका सम्मान में और वृद्धि होगी। और बाकी कोई राजनीतिक बात नहीं है। कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये कहना है रविंद्र चौबे जी का। लेकिन मैं रणजीत चौटाला जी आपसे सवाल करता हूं। मेरे दोनों प्रश्न उत्तरित हैं। एक कैसा पैकेज है जिसमें पहले से जो प्रावधान थे उनको इसमें शामिल किया जा रहा है? इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? आप तो लगातार सरकारों को घेरते रहे हैं, एक बार सरकार का हिस्सा बने तो आपने उस विषय पर टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं? जी नहीं, मैं कोई परहेज नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आप सुनिए, देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हर दूसरे तीसरे रोज, अभी प्राइम मिनिस्टर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की 2 बार पहले हुई, सब मुख्यमंत्रियों को अपने केसेस पुटअप करने की पूरी इजाजत है। वो अपना जो मांगेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम वही तो सब नहीं अनाउंस हो सकता। उनकी बातें आई है, वो कंसीडर होंगी, कैबिनेट उससे फैसला करेगी, वहां के चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे। उन्होंने तो खुले मन से कहा है कि बताइए कहाँ का जरूरत। मैं अपने हरियाणा की बात बता रहा हूँ, हमारी स्टेट को जो मिला, मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, और मैं एज मिनिस्टर या मेरी जिम्मेदारी भी लगी है पूरे जिले को, सारे काम को मुझे सुपरवाइज करने का। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का पैसा है उसमें से केवल 15 लाख रुपया खर्च हुआ है। हम इसके लिए कहते हैं 20,000 करोड़ स्टेट को दे दो। हमारा काम है कि हम सेंटर की मदद करें, हम अपने सोर्सेज से करें। पंजाब में भी ऐसा नहीं मांग रहे, हरियाणा में ऐसा नहीं मांग रहे। हमारे टोटल जो हरियाणा में आज तक केस हुए 700 केस हुए हैं। मेरे अपने जिले में 4 केस हुए थे कोरोना के, और चारों हमने ठीक कर लिए थी। अब हमारे यहाँ कोई दिक्कत हम संभाल रहे हैं। गांव में एक भी आदमी हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में कहीं भूखा नहीं मरता। गांव के लोग जो दूसरे खाते पीते जिम्मेदार है, सब उनको संभालते हैं, रोटी मिलती है। कोई रोटी के भरोसे आज तक भी कोई आदमी नहीं रहा। सरकार का वहाँ कोई रोल ही नहीं है। यहाँ जो शहर में आते हैं सब जगह नाके लगे। हम लोगों ने सेल्फ डिस्टेंस करके ही अपने आप से लोगों को बचाया है। इस कोरोना से हम बचे हैं। ध्यान डिमांड है वो सब प्रधानमंत्री जी ने सुन ली, सब जगह मदद करेंगे। जितना
सेंटर पे होगा पैसा, सब ऐसे मौके पे खुली लोगों की मदद की जा रही है और वो अरे क्या करेंगे। मदद करेंगे चौटाला साहब, जीएसटी का पैसा राज्यों को मिलना है, वो किस्त तक तो अदा नहीं हो रही है। बाकी पैकेज और मदद की बात तो छोड़िए, इसीलिए तो सारे राज्य रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं, जो भाजपा शासित नहीं है। भाजपा शासित राज्यों से तो ज्यादा बात की उम्मीद भी नहीं रह जाती। लेकिन मैं एक बार फिर प्रभात झा जी के पास चलता हूं और जिस प्रश्न का उत्तर मुझे रंजीत चौटाला जी से नहीं मिला है उसका उत्तर लूंगा, लेकिन आरिफ मसूद जी का एक बार हस्तक्षेप सुन लेता हूं। वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आरिफ भाई। नहीं, मैं दो चीजें कहना चाहूँ। हिमांशु जी, आपने बात शुरू करी थी कि जो सरकार से तो बराबर हम सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का संबोधन, वो बार बार जनता से तो सब मदद मांग रहे हैं और अभी सब कह रहे हैं नेतृत्व का दायित्व भी दे रहा है। और बात सच है कि ये बीमारी आसमान से आई और इसका ऊपर वाले ही अल्लाह ही इसकी हिफाजत फरमाए। लेकिन आज तक सरकार ने एक भी जगह कुछ दिया हो वो तो बताएं। दूसरा मेरा बहुत बड़ा ये है कि ऐसे समय में हम सबको एक मांग करना चाहिए कि जहां हम बाजार व्यापार खोलने की मांग कर रहे हैं, इस समय मालिक से माफी मांगने और मालिक को अपने अपने तरीकों से मनाने की है। कम से कम धार्मिक स्थलों को तो आजादी मिलना चाहिए और सबको अपने तरीके से, क्योंकि मालिक राजी होगा तो समझ लीजिए ये वाहवाही खत्म होगी, नहीं तो दुनिया की जो ताई ताई है वो और आगे बढ़ेगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। सारे मेरे जितने पैनलिस्ट हैं वो कह रहे थे हम सब भगवान भरोसे हैं, लेकिन अजीबोगरीब बात है कि जिस भगवान के भरोसे हैं उसकी पूजा करने के लिए जिन देवालयों में, जिस मस्जिद में, जिस गुरुद्वारे में, जिस चर्च में हमें जाना था, उन पर भी ताले सरकार ने बिठा रखे हैं और फिर भी हम कह रहे हैं कि हम उसी के भरोसे हैं। लेकिन मैं प्रभात जी के पास फिर से लौटता हूं और प्रभात जी, एक बड़ी अच्छी दलील बड़े लंबे समय से भाजपा के नेता या सत्तारूढ़ दल से जिनका सद्भाव है वो दे रहे हैं कि आप स्पेन को देखिए, आप इटली को देखिए, आप अमेरिका को देखिए, जिनकी आबादी हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है और वहां क्या हालत है और भारत कितना सुरक्षित है। हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ है, मुझे भी पता है, पूरे दर्शकों को भी पता है, पर हिंदुस्तान से ज्यादा आबादी चीन की है। 4-6 दिन ही रुकने की जरूरत है। वहां पर आंकड़ा 1 लाख तक नहीं पहुंचा था जहां से इस समस्या की शुरुआत हुई, काबू में कर लिया गया। इसे कहते हैं तंत्र का नियंत्रण, इसे कहते हैं लीडरशिप, इसे कहते हैं मैनेजमेंट, इसे कहते हैं प्रशासन की दक्षता। वहां पर कर लिया गया। मिसाल देनी है, 4-6 दिन और रुकिए, दलीलें आएंगी कि चीन में रुक गया, आपसे नहीं रुका, सब कुछ रोक के उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था भी बचा ली, देश भी बचा लिया। यह अर्थव्यवस्था भी तबाह होने के कगार पर है और देश को लेकर भी संशय की स्थिति बन रही है कि हम कहां जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, 2-3 बातें आपने जो कही, चीन की तुलना तो इसलिए नहीं कि चीन बहुत सारी चीजें, क्या जो आजादी हम और आपको बोलने की है चीन में है किसी को? जी, एक पत्रकार ने, वहां पे महिला पत्रकार ने लिखकर दे दिया वेबसाइट पर, जेल में ठोक दिया उसको। जी, सच्चाई लिखी कि 2.5 करोड़ कहां है मोबाइल नंबर, मिल नहीं रहे हैं। जी, वो चीन की तुलना भारत से नहीं करिए जी। लेकिन मैं हिमांशु जी ये बात कहूंगा, भारत सरकार ने किस दिशा में काम नहीं किया है। जी, गरीब से गरीब जिसके खाते में है उसके 500 3 महीने के देने की कोशिश की है। जी। आप कह रहे हो पैसा कहां से देंगे? 8 करोड़ एलपीजी गरीबों के घर में 3 महीने तक देने। देखिए, इतनी बड़ी व्यवस्था है और 24/7 प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिए हैं वो मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने के बाद लिए हैं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्रियों में से बहुत मुख्यमंत्री कह रहे हैं लॉकडाउन आगे बढ़ाइए। सवाल क्या, अगर पैसा मांगा गया, उन्होंने कहा कि 24/7 हमें कभी भी बताइए और हर राज्य को, अभी आज छत्तीसगढ़ में कहा है रमन सिंह जी ने, श्वेत पत्र जारी करो, भारत सरकार ने जितने पैसे दिए हैं कोरोना के दौरान उसको जारी करो और बताओ। सवाल क्या है, हमारी नीयत साफ है, सरकार हर पल हर क्षण गरीब के साथ खड़ी है। गरीबों के अगर कोई सरकार है, लोगों ने नारे दिए होंगे लेकिन हमने नारा नहीं दिया। हमने 84, आप बार बार कह रहे हो 84 करोड़ को खाद्यान्न, तो 56,000 करोड़ रुपए, अब तक 56,000 रुपए करोड़ राज्यों को नगद दे दिए गए हैं। और इतना ही नहीं है, ये पैसे अलग से जा किसानों का खरीदी नहीं हो रही क्या गेहूं की, कहीं बंद है क्या? सवाल क्या है कि हम आरोप लगाएं, दें, कोई बात नहीं है। ट्रेन नहीं चलता तो भी दिक्कत, ट्रेन चला दी तो भी दिक्कत। सवाल क्या, पानी नहीं उसमें, ये नहीं, अब कहेंगे कि बिस्तर नहीं दिया। आरोप लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईमानदारी, किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। हमने कहा कि भूपेश बघेल जी अच्छा काम कर रहे जो उन्होंने किया, अब ऐसा एग्जाम्पल दें कि हमारी सरकार पहले से जानती थी कोरोना नहीं आएगा और कोरोना कुछ हो गया, अभी कुछ हो जाए तो। सवाल क्या है कि सतर्कता हमारी पूंजी है, हम सबको सतर्क रहना है। और मैंने पहले अपने वाक्य में कहा था
सरकार बोध से बड़ा समाज का बोध होता है और समाज बोध से ज्यादा बड़ा नागरिक बोध होता है। अब ये बीमारी ऐसी है जिसमें हर को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा, कार्य पद्धति बदलनी पड़ेगी, कितनी चीजें हो रही हैं। हम अगर तुलना करें वास्तव में जो तो अभी प्रभात जी, मैं बीच में रोकता हूं आपसे, आपने सारे बोध का बताया, ये कौन सा बोध है? जब कोरोना की बीमारी आई आपने तमाम कोविड सेंटर बनाने की बात कही, आपने लॉकडाउन की बात की, आपने आइसोलेशन की बात कही और इसके अंतर्गत एक प्रोटोकॉल बनाया गया कोरोना के मरीजों के संदर्भ में, उसकी रोकथाम के संदर्भ में। और अब जब प्रसार बेतहाशा बढ़ रहा है तब आपने पूरे के पूरे मापदंड बदल दिए, इसलिए क्योंकि आपसे संभल नहीं रहा। यही एक आशंका है। क्या कारण है कि आप पहले कहते थे कि 2 टेस्ट जब निगेटिव आएंगे तब डिस्चार्ज करेंगे और अब आप कह रहे हैं 1 टेस्ट में ही डिस्चार्ज कर देंगे, किस लिए? अब देखिए फिर यहां पर है, कोई सेंटर की कमी नहीं है। दिल्ली जैसे में 1,30,000 बेड तैयार हैं और ये दिल्ली सरकार और भारत सरकार मिलकर कर रही है। सवाल, हम हर तरह से तैयार हैं। क्या आशंकाओं के आगामी दिनों के बाद देखिए जिस तरह से बढ़ रहा है उसकी तैयारी भी की जा रही है, लेकिन कोई नॉर्म्स बदल गए, कोई ये हो गया। अब देखिए सेवा करते करते डॉक्टर भी हो रहे हैं, पुलिस भी हो रही है, अभी कैदी 184 लोग अर्थर रोड के जेल में हो गए। सवाल क्या है, ये अपने हाथ का नियंत्रण नहीं है। प्रभात जी, जैसे वो कह रहे कि नहीं मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कि इन शर्तों में ढील क्यों दी गई? सवाल इस बात का है कि जो प्रोटोकॉल बना था, जिस WHO का आप हवाला देते हैं, जो नियम बने जिसके कारण से प्रसार रुके, ऐसे जैसे महामारी बढ़ रही है, आप कड़े होने के स्थान पे, जब चीज बढ़ती है तो और कड़ाई बढ़ती जाती है, आप और ढिलाई देने लगे। यह बता रहा है कि आपकी रणनीति सही नहीं। आपने लॉकडाउन तब किया जब केसेस कम थे और जब बढ़ गए तो आप खोलने पर आ रहे हैं। चाह क्या रहे हैं? ठीक है, नहीं, इसलिए अब नागरिकों को लग गया, उनको एहसास हो गया कि अब हमको सतर्क रहना पड़ेगा। अब हमारे जिंदगी में अगर जीना है तो हमको इस बात का एहसास उनको हुआ है। अब वो खुद चिंतित भी हैं और सरकार की चिंता में भी वो शामिल हुए हैं। इसलिए नागरिकों को बोध हो गया। ये प्रभात झा जी की दलील है। आरिफ मसूद जी मेरे साथ में नागरिकों के बीच में रहते हैं। आरिफ भाई, आपसे जानना चाहता हूं, ये जो लाखों लोग सड़क पर आ गए हैं, राजमार्गों पर पैदल चल रहे हैं, ये इस देश के नागरिक हैं या किसी और दुनिया का हिस्सा हैं? कहां गया ये नागरिक बोध जिसकी दलील प्रभात झा जी हमारे बीच में दे रहे हैं कि नागरिकों को सब समझ में आ गया है, अब नागरिक संभाल लेंगे? अगर नागरिक सब संभाल ले रहे हैं तो ये हजारों हजार लाखों की संख्या में सड़क पर जो दिखाई दे रहा है, ये कौन है? हिमांशु जी, देखिए मैं बता दूं, पहले तो प्रभात जी उस चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप समझिए, अभी ग्वालियर का एक बहुत बड़ा संकट है, आपको पता है जी, और उस वजह से हिमांशु जी माननीय की जरा मजबूरी है। लेकिन सच्चाई यही है कि ना रेल से मजदूरों को ला पाए, उनको पैदल आना पड़ा। उसका जवाब आपने मांगा, इन लोगों ने नहीं दिया। सरकार ने तमाम चीजें जनता से मांगी, सरकार ने क्या दिया? ये लोग वो जवाब नहीं दे पा रहे। हर एक चीज का जवाब जनता से और आपसे और हमसे मांग रहे हैं। जनता संयमित है तो हम वही कह रहे हैं कि अब आपके नहीं है तो केवल एक ऐलान करा दीजिए कि जितनी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च सब खोल दिए और आसमान वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। जनता खुद संभाल लेगी और आसमान वाला सबको ठीक कर देगा, क्योंकि WHO कह चुका है कि इसका वैक्सीनेशन है नहीं। WHO कह चुका है कि अभी समझ में नहीं आ पा रहा क्या है, तो मालिक ही सबको ठीक कर रहा है। तो मालिक भरे तो छोड़ दो, मालिक ही बचा लेगा। ये स्वयं स्वीकार कर ले तो झंझट भी खत्म हो जाएगी, इनकी भी मुक्ति हो जाएगी और ये कटाक्ष वाली बातें भी समाप्त हो जाएंगी। बड़ी मजबूत किस्म की दलील आरिफ मसूद जी की है। उन्होंने कहा इनसे कुछ हो नहीं रहा है तो कम से कम एक काम तो कर दें, जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च उन्हें खोल दें तो वाकई हम लोग भगवान के भरोसे हो जाएं। लेकिन एक बार फिर मैं रुक करता हूं रंजीत चौटाला जी के पास में, और रंजीत जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार वक्त गुजरने के साथ जो ये ढिलाई बरत रही है, रंजीत जी आपको नहीं लगता है कि ये समय और अधिक सचेत होने का है? प्रधानमंत्री जी ने आज मुख्यमंत्रियों की बैठक में शुरुआत इससे की कि ये महामारी गांव में ना पहुंचे, इसकी चिंता करें, पर देश में जो कुछ दिख रहा है वो बता रहा है कि सब गांव की ओर ही लौट रहे हैं। हम उन्हें अपने स्थान पर रोकने में नाकामयाब रह रहे हैं। क्या कहेंगे रंजीत जी आप? मैं इसमें कह रहा हूँ जी, देखिए 1918 में ये जब स्पेनिश शुरू चला था, ये पहले यूरोप से शुरू हुआ और फिर ये पूरी दुनिया में फैला, पहले यूरोप, इसके बाद अमेरिका गया।
जी। फिर अमेरिका से चल के ये हमारे भी आ गया। तब ये हालत थी कि खाली अमेरिका में 7 लाख आदमियों की डेथ हुई थी। जी। हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। और लोगों की ये हालत हो गई थी कि 4 लाशें जब वो डिस्क्रिमिनेशन में छोड़ के आते हैं तो आगे आते 10 फिर तैयार थी। तो लोग इतने भयभीत हो गए थे कि गांव और शहर छोड़ छोड़ के जंगलों में भाग गए थे। जी। आज जो लॉकडाउन है वो उसी का ही, हम उसका आज मॉडर्न लुक हो गया कि हम अपने आप को लॉकडाउन करे बैठे हैं। जी। मैं दूसरा आपसे बता रहा हूँ कि हमें इस मामले में हमें इससे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जब लंबा चलेगा किसी को पता नहीं कितने दिन चलेगा। मैं बहुत सीनियर आदमियों को देखता हूँ। अभी एक CNN चैनल सुन रहा था, वो कहने लगे कि पूरे वर्ल्ड का अगर हम इस कोरोना को देखें, बहुत हाई स्केल की अगर उस माइक्रोस्कोप से देखें तो भी नजर नहीं आता, एक परछाई सी नजर आती है। कहते हैं 1 ग्राम टोटल का वेट है। अब इसका कहा नहीं जा सकता कितना, किसी को पता नहीं। कोई इसकी वैक्सीन भी कोई सितंबर में बन के आएगी जी। तो तब तक ये नहीं कह सकते क्या हालात बनेंगे। पर हमें एक देखना चाहिए, हर स्टेट में, मैं चौबे जी से भी कहूंगा और मसूद साहब से भी कहूंगा कि हम अपने अपनी जगह पे जहाँ हैं वहाँ अपनी मजबूती से काम करें। मैं हरियाणा का केस बता रहा हूँ। हमारे अब तक टोटल एक तरफ हमारे दिल्ली है, दूसरी तरफ राजस्थान है और एक तरफ हमारे उत्तर प्रदेश है। उसके बाद भी एक तरफ पंजाब है। उन स्टेटों में हालत थोड़ी सी ज्यादा खराब है। हमारे यहाँ टोटल 700 केस हुए हैं और हमने अपने आप को बहुत सवाल के रखा है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने हर तरीके से इंतजाम करे। डॉक्टर्स भी, मैं थोड़ा सा इन्हें वो बात उससे बाहर चले जाएंगे, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा। देखिए इस देश में डॉक्टर्स सेवा कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स पे पत्थर बरस रहे हैं, ये कोई बढ़िया बात थोड़ी है। हमें सबको एज नेशन खड़े होकर सबको इस लड़ाई से लड़ना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें इस वक्त तो कोई और दूसरा रंजीत जी का कहना है कि हमें एक साथ लड़ना चाहिए, लेकिन उस एकजुटता को ही केंद्र के साथ में हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर मैं रविंद्र चौबे जी के पास में रुक करता हूं। रविंद्र जी, आज फिर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है। लॉकडाउन बढ़े ना बढ़े इसकी बात है, रेलें शुरू हो रही हैं। आपसे जानना चाहता हूं, इस लॉकडाउन को आप किस निगाह से देख रहे हैं कि अब लॉकडाउन केवल एक प्रोपोगंडा रह गया है या वाकई लॉकडाउन देश में है? जब ट्रेनें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तत्पर हैं, मजदूरों को आपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अनुमति दे ही दी है, लोग आवाजाही कर ही रहे हैं, तो अब जो प्रभात जी ने कहा और आरिफ मसूद जी ने कहा, प्रभात जी ने कह दिया कि नागरिक बोध हो गया, नागरिक अपने आप संभाल लेंगे, और आरिफ भाई ने कह ही दिया है कि आप भगवान भरोसे ही छोड़ दीजिए। रविंद्र चौबे जी जो इतना अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, सरकार का हिस्सा हैं, उनका नजरिया जरूर मैं जानना चाहूंगा। अब प्रभात जी ने जो कहा ये तो स्वीकारोक्ति हो गया कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, अब नागरिक बोध हो गया, नागरिक जाने। आदरणीय आरिफ भाई ने जो कहा ये तो हम सबकी मान्यता है कि जब कोई कुछ मदद नहीं करता तो परमात्मा ही हम सबका मदद करने वाला है, मालिक हमारी रक्षा करने वाला है। लेकिन आज की परिस्थिति में, अब आखिरी आपने पूछा तो मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता। केंद्र सरकार को अब एडवाइजरी जारी करना बंद कर देना चाहिए, नंबर 1। राज्यों को सौंप देना चाहिए अपनी परिस्थिति के अनुसार वो इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भी काम करे, राज्य के संसाधनों से भी अपने हिसाब से काम करे, और जरूरत हो अगर केंद्र सरकार चाहे, अगर लाखों करोड़ रुपया वसूली कर सकते हैं तो राज्यों को क्या सपोर्ट कर सकते हैं, केवल इतना बता दे, हम अपने स्तर पे खर्च कर लेंगे। और तीसरी बात, केंद्र सरकार से हमें जो उम्मीदें थी कि हर बात में आप एडवाइजरी जारी करते हैं, हमको आपके बात मान, संघीय जब व्यवस्था की बात होती है तो हमको आपकी बात मानना पड़ता है। लेकिन अगर आप हाथ उठा दिए तो राज्यों को सौंप दीजिए। आज मुख्यमंत्रियों से आपकी चर्चा हुई, मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात कही, अपनी मांग रखी। अब केंद्र सरकार उसमें क्या सपोर्ट करते हैं, क्या सपोर्ट नहीं करते, ये बात की बात है। लेकिन वक्त और जरूरत इस बात की है कि राज्यों को अब अपने प्रदेश में इस महामारी से लड़ने के लिए, इस महामारी से निपटने के लिए, अपने गरीबों के लिए कार्यक्रम बनाने के लिए, अपने मतदाता के लिए कार्यक्रम बनाने के लिए, और उसके आगे हमारे जो माइग्रेटेड मजदूर हैं जिसकी समस्या आज सारा हिंदुस्तान देख रहा है, हम उनके लिए क्या योजनाएं बना सकते हैं। आपने ट्रेन शुरू कर दिया, आप हवाई जहाज शुरू कर दिए, विदेश से आप लोगों को ले आए, रोज हवाई जहाज की सेवाएं चलना शुरू हो गई।
तो लॉकडाउन जैसा स्थिति नहीं, हम अपने राज्य में तय करेंगे कि कब हम बाजार खोलेंगे, कब लॉकडाउन रखेंगे, कितने दिन कर्फ्यू रखेंगे, कितने दिन सेवा करेंगे, कितने दिन ओपन करेंगे, हमारी फैक्ट्री हमारे कारखाने कैसे चलेंगे, हम अपने श्रमिकों को काम कैसे देंगे। मैं ऐसा समझता हूं केंद्र को अब केंद्र को राज्यों के ऊपर सौंप देना चाहिए जो मौजूदा परिस्थिति। ये रविंद्र जी का कहना। आखिरी बातचीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनकी केंद्र में सरकार है, प्रभात झा जी के पास चलता हूं। रविंद्र जी ने सुझाव दिया है कि अब आपसे कुछ होगा नहीं, हम लोगों को ही सौंप दीजिए। प्रभात जी, आपकी आखिरी टिप्पणी पूरे चर्चा के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने जो कहा है कि नागरिकता का बोध, नागरिक को समझ में आज सतर्क रहना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, रविंद्र जी बड़े प्यार से कह रहे हैं, रविंद्र जी विपक्ष सत्ता में आप हैं, आप खाली चिट्ठी लिख रही है आपके भूपेश बघेल जी, 22 चिट्ठियां लिखी है उन्होंने, और केंद्र सरकार दिल खोलकर मदद कर रहा है। और हमने कहा श्वेत पत्र जारी कर दीजिएगा, राजनीति ही करना है तो। हालांकि हम चाहते नहीं है कोरोना पर राजनीति करना। कोई सरकार ये नहीं कह सकती कि जितना पैसा मांगा गया तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर फाजिल बात करेंगे तो इस समय तो मिलजुल कर करिए। आपको क्या लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है बेरोजगारी दूर करना? क्या सब आप निर्देशिका से मानते हैं, एडवाइजरी से मानते हैं? ये बातें कहकर अपने चादर से अपने तन को ढकने की कोशिश करिए, लेकिन दूसरे के तन के चादर उतारने की कोशिश मत करिए। आज भी आपको समझना होगा कि नरेंद्र मोदी के कहने पर अगर घड़िया घंटाल बजता है तो नरेंद्र मोदी के कहने पर भारत में सारी बातें होती हैं। देश उसके पीछे खड़ा है, और देश पीछे खड़ा है इसलिए देश के पीछे वो भी खड़े हैं रात दिन। आपको पता है कि आपकी पार्टी है कहीं? भारतीय जनता पार्टी के 32 से करोड़ लोग, कार्यकर्ता, समर्थक सब काम में लगे हुए हैं। आपका संगठन है कहीं? कहीं ब्लॉक यूनिट है आपकी? अगर एक्सीडेंटली आपकी सरकार 36 में गठबंधन बन गई तो आप चिल्लाने लगे और आरोप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जब मांग, चिट्ठी के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रभात जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल केवल इतना है, मेरा समय समाप्त हो रहा है, कि बात सरकार की हो रही थी, आप संगठन का काम गिनाने लगे। आपने हमें लगने लगा कि सरकार के स्तर पर बताने में कोई कमी है। नहीं, सरकार तो रात दिन लगी हुई है जी। आज बताइए, 29 राज्यों की मॉनिटरिंग नॉर्थ ब्लॉक में बैठकर अमित शाह जी 24 घंटे करते हैं जी। रात के 9-9 बजे तक पूरी व्यवस्था देखते हैं। आज भी हम लोगों को कहा गया कि कोई जूता अगर किसी बच्चे के पैर में नहीं है, रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि देखिए धैर्य लोगों को लगता है कि माँ बाप पे जाए, ये एक मनोविज्ञान है। प्रभात जी, आपने लगातार कहा कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इस समय देश को जरूरत देखने की नहीं, कुछ करने की है। उस अपेक्षा के साथ में लोग देख रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि पैकेज जो आपने एक बार कहा उसमें घालमेल किया हुआ है। बहुत बड़ा वर्ग है, खासतौर पर वो वर्ग जो लोगों के हाथ में रोजी देता है, उस रोजी से लोगों के पेट में रोटी आती है, वो भी आपसे पैकेज की प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत लंबे समय से दलील चल रही है कि देंगे, कब देंगे इसका इंतजार कर रहा है। तमाम मुद्दों के संदर्भ में अनिर्णय, अपने लिए फैसलों से पीछे हटने की स्थितियां, इन सबके कारण से यह विषय अपने आप में प्रासंगिक हो गया कि देश किसी नेता के भरोसे या भगवान के भरोसे विचार करने की जरूरत है। बहरहाल, समय अब समाप्त होने को है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। उम्मीद है आज की चर्चा में जो कुछ भी बिंदु निकल कर आए हैं, सत्ता में जो भी जहां बैठा है वह इन बिंदुओं पर ध्यान देगा। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि आदतन तुमने कर दिए वादे, कि आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया। गुलजार ने जो ये पंक्तियां कही थी, मौजूदा निजाम के संदर्भ में, चाहे जहां पर भी है, चाहे देश में चाहे प्रदेश में, लोग उनके किए हुए वादों को पूरा होने के इंतजार में है। कठिन समय है, उम्मीद है लोग दिल खोलकर ही नहीं, हाथ खोलकर भी कुछ करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।